नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लता जी का निधन हृदय विदारक है। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूं। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद करेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति ओम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी है। ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपने समृद्ध स्वरों से संगीत को नई ऊंचाइयां दी। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गाए गीत विश्व के हर हिस्से तक पहुंचे। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। नड्डा ने लिखा है, हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री ने लिखा है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की नई पीढ़ियों को सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की शान और संगीत जगत की शिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी थी। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में घुसती रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा भी और भी तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है और पूरे देश में शोक की आज लहर है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर बीजेपी ने गहरा दुख जताया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने अपने सभी बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं करेगी। लता मंगेशकर के निधन के बाद आज गोवा और यूपी में होने वाली पीएम मोदी की वर्चुअल रैली को स्थगित कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम भी टाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करना था। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन और काशी मथुरा के विकास के मुद्दों को अपने इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल कर सकती है। बीजेपी का कहना है कि घोषणा पत्र जारी करने के लिए दोबारा कार्यक्रम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने के विशेष कार्यक्रम में अमित शाह के साथ ही सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के लिए आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे। इन सुझावों को पार्टी अपने घोषणा पत्र में जगह दे सकती है। साथ ही यूपी के सियासी रण में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से किए जा रहे वादों का जवाब भी बीजेपी के इस घोषणा पत्र में मिल सकता है। इधर सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी यूपी चुनाव के लिए सपा का घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया, जबकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है।
कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तय की है। अभी चुनावी राज्यों में रोड शो और रैलियों पर रोक लगी हुई है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने रविवार को रोड शो और रैलियों पर लगे प्रतिबंधों की अवधि को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। हालांकि जनसभाओं को लेकर प्रतिबंधों में कुछ ढील दे दी गई है। आयोग के एक बयान में कहा गया है कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50% क्षमता, खुले मैदानों की 30% क्षमता के बराबर लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे। आयोग के मुताबिक घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच प्रचार पर भी रोक पहले की तरह जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा, ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएम की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन है। इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से दिया जाएगा। मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अलग अलग चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से होने जा रही है। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। AIMIM ने रविवार को अपने प्रत्याशियों की 11वीं सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें प्रयागराज, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और बलरामपुर जिलों की विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। बता दें कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM की ओर से अभी तक 79 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। ओवैसी की पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। आखिरी यानी 7वें चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए राज्य में सभी स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और सभी कॉलेज खोलने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि स्कूलों के खुलने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर के चलते 6 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और सभी कॉलेज को 7 फरवरी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अग्रिम आदेश तक खोला जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 6 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। इस दौरान स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले यह आदेश 30 जनवरी तक के लिए लागू किया गया था, जिसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 6 फरवरी कर दिया गया। लेकिन अब खबर है कि यूपी में 7 फरवरी से दोबारा सभी स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स भी रद्द करने के साथ साथ शासन के द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी 6 फरवरी तक बंद किया गया था। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद ही अब सेमेस्टर एग्जाम्स की डेट्स घोषित की जाएंगी। अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक 7 फरवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। केंद्र की गाइडलाइन के तहत स्कूल परिसर को साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पूरे स्टाफ और शिक्षकों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।